गुड मॉर्निंग। मैं राजीव दुबे, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, इंटरमीडिएट, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, जमशेदपुर। कल हम लोगों ने देखा रोलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह के संदर्भ में, जालियांवाला बाग हत्याकांड के संदर्भ में। आज हम लोग देखते हैं खिलाफत आंदोलन। खिलाफत यह एक उर्दू शब्द है। इसका मतलब होता है विरोध करना, खिलाफत करना, विरोध करना। तो क्यों विरोध हुआ भाई? क्या कारण था? किस किस बात को लेकर विरोध हुआ और किसके विरोध हुआ? प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन एवं तुर्की के बीच होने वाली सेवर्स की संधि से तुर्की के सुल्तान के समस्त अधिकार छिन गए और एक तरह से तुर्की राज्य छिन्न भिन्न हो गया। विश्व के मुसलमान तुर्की के सुल्तान को अपना खलीफा या धर्म गुरु मानते थे। प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के खिलाफ अंग्रेजों की इस शर्त पे मदद की कि वे भारतीय मुसलमानों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन सरकार रोलेट एक्ट की तरह, अंग्रेजी सरकार रोलेट एक्ट की तरह अपने वादे से मुकर गई। जिस तरह उन्होंने काला कानून रोलेट एक्ट बना दिया था भारतीयों के लिए, संपूर्ण भारतीयों के लिए, उसमें हिंदू मुसलमान कोई नहीं, सभी मतलब भारतीय जो उस समय थे सभी को के लिए रोलेट एक्ट बनाया, वैसे ही मुसलमानों की इस बात से भी वे मुकर गए। भारतीय मुसलमान अंग्रेजों से घृणा करने लगे। निश्चित रूप से धार्मिक मामलों में, किसी के भी धार्मिक मामलों में अगर कोई हस्तक्षेप होता है तो, और वो हस्तक्षेप अगर नकारात्मक रूप से होता है तो निश्चित रूप से बुरा लगेगा और नफरत होने लगेगी, घृणा होने लगेगा, जो कि अंग्रेजों के साथ मुसलमानों की होने लगी। और यह स्थिति हिंदू मुस्लिम एकता के लिए सबसे उपयुक्त थी। 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ और गांधी जी इसके अध्यक्ष बने। खिलाफत आंदोलन की 3 मांगे थी। तुर्की सुल्तान का खलीफा पद यथावत बना रखा जाए, यानी कि तुर्की के जो सुल्तान का जो पद छीन लिया गया है या जो उनके अधिकार छीन लिए हैं उनको वापस दिया जाए। जजीरुतुल अरब जो इस्लाम का धार्मिक केंद्र था, मुस्लिम शासन के अंतर्गत रखा जाए। और तीसरा था खलीफा मुस्लिम तीर्थ स्थानों की रक्षा करे। यह 3 मांगे खिलाफत कमेटी के द्वारा मांगी गई थी, रखी गई थी। महात्मा गांधी ने खिलाफत के प्रश्न पर मुसलमानों को उचित ठहराया। यह वह अवसर जब हिंदू मुस्लिम एकता को आकार दिया जा सकता था। गांधी जी से हिंदू मुस्लिम एकता के स्वर्णिम समय के रूप में देख रहे थे, मान रहे थे। संपूर्ण देश में खिलाफत का प्रश्न महत्वपूर्ण बन गया था। राम गोपाल के अनुसार सारे देश में खिलाफत आंदोलन एक महत्वपूर्ण विषय बन गया था। सारा संघर्ष एक राष्ट्रीय आंदोलन के समान था। वास्तव में उसकी अभिव्यक्ति उसी प्रकार की थी। निश्चित रूप से खिलाफत आंदोलन जो था वो अंग्रेजों के लिए एक बहुत बड़ा संकट बनने जा रहा था, क्योंकि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर खिलाफत आंदोलन एक बड़े आंदोलन का रूप ले रहा था, एक राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आंदोलन का रूप ले रहा था और यह बहुत महत्वपूर्ण था। महात्मा गांधी पर यह भी दोष लगाया जाता है कि खिलाफत में सहयोग करके उन्होंने बड़ी भूल की थी, परंतु गांधी जी का दृष्टिकोण अलग था। वे हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर थे और उन्हें यह समय हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूती प्रदान करने का लगा। खिलाफत समर्थन के द्वारा मुसलमानों का भरोसा जीत कर वे असहयोग आंदोलन में उनकी मदद लेना चाह रहे थे। इसलिए वे प्रारंभ से ही खिलाफत आंदोलन के साथ रहे और मुसलमानों को अनुभव कराया कि हिंदू उनके साथ हैं। गांधी जी को यह भी लगता था कि मुसलमानों का पक्ष सही है। निश्चित रूप से मुसलमानों का पक्ष सही था, क्योंकि ठीक है आपने शासन किया, शासन कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन आप किसी को उसके धर्म को मानने से नहीं रोक सकते। यह उसका जन्मजात अधिकार है और उसके धार्मिक भावना को ठेस नहीं पहुंचा सकते, उसकी धार्मिक भावना को आप कुचल नहीं सकते। चाहे वो कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जितने भी धर्म के लोग हों, सभी अपने अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं। उनको जिनके प्रति आस्था होगी वो अपने उस धर्म को मानेंगे। और गांधी जी का भी दृष्टिकोण यही था, क्योंकि गांधी जी का लक्ष्य भारत को स्वतंत्र कराना था और उस लक्ष्य के लिए
गांधी जी के लिए बहुत बड़ा अवसर था, क्योंकि अंग्रेजों ने जो हिंदू और मुसलमानों को अलग अलग करके रखा था, यानी बांट के रखा था, ये खिलाफत आंदोलन हिंदू मुसलमानों को जोड़ने के लिए यह बहुत बड़ा जोड़ने का हथियार साबित होने वाला था। और गांधी जी इसे उसी रूप में देख रहे थे कि अगर खिलाफत आंदोलन में हम हिंदू और मुसलमानों ने एकजुट होकर आंदोलन किया और यह सफल हो गया, तो निश्चित रूप से भारत को आज़ाद कराने के लिए, भारत को स्वतंत्र कराने के लिए, अंग्रेजी सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए दोनों मिलकर लड़ाई लड़ेंगे तो वजन ज़्यादा पड़ेगा और हमारी जीत के का प्रतिशत ज़्यादा होगा और हमारे जीतने के चांसेस ज़्यादा होंगे। यही सब चीज़ें सोचकर गांधी जी बहुत दूरदृष्टा थे। यही सब चीज़ सोचकर गांधी जी खिलाफत आंदोलन में भाग ले रहे थे और खिलाफत आंदोलन को नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने इस बारे में कहा है, यह ठीक मेरी नैतिक जिम्मेदारी की भावना है जिसने मुझे खिलाफत के प्रश्न को हाथ में लेने तथा मुसलमानों के सुख दुख में उनका साथ देने के लिए प्रेरित किया। यह बिल्कुल सही है कि मैं हिंदू मुस्लिम एकता में सहायता दे रहा हूं और उन्हें प्रोत्साहित कर रहा हूं। इसी दौरान असहयोग आंदोलन भी प्रारंभ हो गया। उसके बाद अब असहयोग आंदोलन भी प्रारंभ हो गया और खिलाफत आंदोलन भी चल रहा था, लेकिन खिलाफत आंदोलन का में जो हिंदू मुस्लिम एकता था उसका बहुत बड़ा प्रभाव असहयोग आंदोलन पर पड़ने जा रहा था। अब उसके साथ में हम लोग देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। भारतीय मंत्री लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश संसद में घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था। यह भी कहा गया कि भारतीयों को सनह शनह शासन के लगभग सभी विभागों में शामिल करके अपने सभी विभागों में शामिल किया जाए। अपने वायदों को पूरा करने के लिए सरकार ने 1919 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट भी कहा जाता है। इस अधिनियम की कुछ विशेषताएं थी। पहला, प्रांतों को हस्तांतरित विषयों पर भारतीय सचिव का नियंत्रण कम हो जाएगा, लेकिन केंद्रीय नियंत्रण बना रहेगा। दूसरा, भारतीय कार्य की देखभाल के लिए एक नया अधिकारी भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। इसे भारतीय राजकोष से वेतन देने की व्यवस्था दी गई। तीसरा, विषयों को पहली बार केंद्रीय व प्रांतीय भागों में बांटा गया, यानी कि केंद्रीय यानी मुख्य जो शासन है और प्रांतीय यानी प्रांतों में बांटकर, जैसे आज राज्यों में बांटा हुआ केंद्रीय शासन दिल्ली में प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है और प्रांतीय शासन मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है राज्यों में, उसी तरह से इसको बांटा गया। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की गई। पहला सदन राज्य परिषद का था तो दूसरा सदन केंद्रीय विधानसभा। जैसे आज लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा और विधान परिषद है, वैसे उस समय दो था, एक राज्य परिषद था और दूसरा विधानसभा थी। बजट पर बहस तो हो सकती थी पर मतदान का अधिकार नहीं दिया गया, जबकि आज के समय इस लोकतंत्र में बजट पर मतदान भी होता है। प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया। प्रांतीय विषयों को दो भागों में विभाजित किया गया, आरक्षित एवं हस्तांतरित। अंग्रेज सरकार की यही नीति रही कि मुश्किल के समय में भारतीयों को लालच देकर सहायता प्राप्त कर लो और युद्ध और संकट के पश्चात वायदों से मुकर जाओ। प्रथम विश्व युद्ध के समय भी भारतीयों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, जिसके बदले में सरकार ने सुधार का आश्वासन दिया, लेकिन 1919 के एक्ट ने कोई भी उम्मीद को पूरा नहीं किया। द्वैध शासन संबंधी व्यवस्था में कई दोष व्याप्त थे। इस एक्ट में कई पक्षों को अनदेखा किया गया था और यह पूरी तरह से एक तरफा एक्ट था, एक तरफा ही शासन था। भले इसे द्वैध शासन कहा गया, लेकिन यह पूरी तरह से अंग्रेज सरकार के नियंत्रण में थी। यह पूरा नियंत्रण अंग्रेज सरकार का था। एक तरह से सिर्फ वह कठपुतली वाली सरकार बनती, वह निर्णय नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसका निर्णय में हस्तक्षेप करने के लिए केंद्र सरकार बैठी थी। इस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट कहा जाता है, वह भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित नहीं होने वाला था देश के लिए और इसका भी विरोध होना तय था। आज हम लोगों ने देखा खिलाफत आंदोलन के संबंध में और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के संदर्भ में। आपको ये वीडियो कैसा लगा? लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करें। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।